नमस्कार। टी-सैट के विशेष प्रोग्राम अधिगम संवर्धन लर्निंग इनरिचमेंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा सुगन 2 पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आप आज के कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ के अभ्यास कैसे किए जाएंगे, अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और भाषा की बात आदि विषयों पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इसी क्रम को हम जारी रखने के लिए आज हमारे बीच दो विशेषज्ञ उपस्थित है, जिनमें पहली मैडम जी है जी किरण जी। उनका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। हाँ, ये पाठ्यपुस्तक 1 से 10 की टेक्स्ट बुक राइटर और मॉड्यूल राइटर भी है। दूसरी हमारे विशेषज्ञ श्रीमती कविता जी है, उनका भी स्वागत है। चलिए हम इस कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे और हम जानेंगे कि कैसे 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक की विषय सूची होगी और इसके अंतर्गत होने वाली जो भी प्रक्रिया है उसको हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इस 10वीं कक्षा सुगन 2 के विषय सूची को हम देखेंगे। इस विषय सूची के अंतर्गत 5 गद्य पाठ है और 5 पद्य पाठ है और 7 गद्य पाठ है। साथ ही साथ 4 उपवाचक पाठ भी है। तो बच्चों, आपने देखा है कि इन 12 पाठों को 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। बच्चों, इन पाठों को पढ़कर आप दक्षताओं के आधार पर आप सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। आइए एक बार हम सीखने की संप्राप्तियों को भी देखते हैं। बच्चों, देखा है ना आपने इसमें कि सीखने के संप्राप्तियां आपकी पाठ्य पुस्तक में है, उसी को भी आप एक बार देख लीजिए। सारे परिचित, अपरिचित गद्य और हिंदी साहित्य से संबंधित रोचक घटनाओं और सारी जानकारियों को आप अपने शब्दों में व्यक्त करने की कौशल को भी आप प्राप्त करेंगे। चलिए हम इस क्रम को जारी रखेंगे। अब मैं किरण जी से पूछती हूँ कि पाठ की संरचना कैसी है, एक पाठ को हम कितने भागों में विभाजित किया गया है। आइए इस पर आप विस्तार से प्रकाश डालिए। जी नंदिनी जी, सभी को एक बार फिर मेरा नमस्कार। बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी पाठ्यपुस्तक कैसी है और इसमें दिए गए पाठ कैसे हैं, इनकी संरचना कैसी है। संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा है पाठों का। जब आप पाठ्यपुस्तक पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें अलग अलग तरीके के कई पाठ दिए गए हैं। जैसे अभी नंदिनी मैडम ने बताया है यहाँ पर कि आपकी पाठ्यपुस्तक में कुल 12 पाठ है, जिसमें 5 पाठ जो है वो पद्य पाठ हैं और 7 पाठ जो है वो गद्य पाठ है। इसके साथ उपवाचक पाठ भी है। तो हर पाठ के लिए एक स्ट्रक्चर नियत किया गया है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपका कक्षा में पठन पाठन होता है। तो किस तरह आपके एक पाठ के लिए संरचना कैसी बनाई गई है, यदि आप इसे अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको पाठ के पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो हमारे जो पाठ है बच्चों 12 पाठ में एक ही तरह की संरचना दी गई है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि यदि आप एक बार इस संरचना को ध्यान से देख लेंगे कि पाठ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप पाठ का पठन आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आपके पास स्क्रीन पर उपलब्ध है, दिखाई दे रहा है कि हमने पाठ को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग, दूसरा भाग या द्वितीय भाग और तीसरा भाग। अब आप मुझसे पूछेंगे बच्चों कि पाठ तो एक ही है, फिर इसके 3 भाग कैसे दिखाई दे रहे हैं। नहीं बच्चों, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। पाठ के 3 ही भाग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला भाग जो है आपका प्रस्तावना प्रसंग से शुरू होता है। पहला भाग प्रस्तावना प्रसंग से शुरू होता है, जो कंटिन्यू होता है उद्देश्य से, विधा विशेष से, कवि परिचय, छात्रों के लिए सूचनाएं और
विषय प्रवेश, यानी पहले भाग में इतने अंश दिए गए हैं जो यदि आप अपनी पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाठ्य पुस्तक में ये शुरू होता है पहला भाग उन्मुखीकरण प्रसंग से या प्रस्तावना प्रसंग जिसे कहा जाता है, यहाँ से शुरू होता है और आपके दूसरे पेज पे, यानी जब आपकी पाठ्य पुस्तक को आप यहाँ पर पलटते हैं तो विषय प्रवेश तक आपका ये पहला भाग चलता है। तो यहाँ पर आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि पहले भाग में जब आप पहले भाग का पठन करेंगे यानी पढ़ेंगे तो आपको उन्मुखीकरण प्रसंग पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, विधा विशेष पढ़नी है, कवि परिचय पढ़ना है, छात्रों के लिए सूचनाएं पढ़नी है और साथ ही साथ विषय प्रवेश भी पढ़ना है। तो ये तो हुआ बच्चों आपका पाठ का पहला भाग। चलिए अब हम चलते हैं पाठ के दूसरे भाग की ओर कि पाठ का दूसरा भाग क्या है। बच्चों पाठ का दूसरा भाग जो होता है वो पाठ की विषय वस्तु होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप यदि कविता पाठ लेते हैं तो पूरी कविता वहाँ पर होती है, और यदि आप गद्य पाठ लेते हैं तो विधा के अनुसार वहाँ पर विषय वस्तु दी जाती है। यदि कहानी पाठ होता है तो कहानी, अगर निबंध पाठ होता है तो निबंध, इस तरह पाठ की विषय वस्तु वहाँ पर दी जाती है। तो ये जो है बच्चों यहाँ पर जैसे ईदगाह पाठ है, ईदगाह पाठ में आप अगर पाठ का दूसरा भाग देखेंगे तो ये विषय वस्तु यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर खत्म होती है। तो इतनी विषय वस्तु यहाँ पर ये पाठ का दूसरा भाग आपका खत्म होता है। पाठ के तीसरे भाग की ओर हम चलते हैं बच्चों। पाठ का जो तीसरा भाग है वो है आपके अभ्यास कार्य, यानी जो आपकी दक्षताओं का विकास करते हैं, ये अभ्यास कार्य पाठ का तीसरा भाग कहलाते हैं। तो पाठ के तीसरा भाग जो है वो आपका अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से शुरू होता है। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से पाठ का भाग शुरू होता है। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता है इसमें और भाषा की बात। तो इस तरह आपके सामने पाठ के 3 भाग है बच्चों। इन तीनों भागों को ध्यान में रखते हुए यदि आप पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो आपको पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आता है और इसके अनुसार आपको गतिविधियां भी करनी चाहिए। धन्यवाद मैडम, आपने सरल ढंग से और विस्तार पूर्वक एक पाठ की संरचना 3 भागों में विभक्त किया है, जिससे बच्चों को आसानी से समझने की प्रक्रिया समझ होगी। तो अब मैं पूछूंगी कविता मैडम से कि प्रथम भाग को कैसे पढ़ाया जाता है और इसे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। थोड़ा आप भी अपने विचार बताइए। जी, तो जैसे अभी किरण मैडम ने बताया है कि प्रथम भाग के पाठ की संरचना के 3 भाग है और प्रथम भाग के अंतर्गत प्रस्तावना प्रसंग, उद्देश्य, विधा विशेष, कवि परिचय, छात्रों के लिए सूचनाएं और विषय प्रवेश आते हैं। तो बच्चों, अक्सर बच्चे यह समझते हैं कि यह सब पाठ में ऐसे जानकारी के लिए जस्ट दिया गया है, लेकिन असल पाठ तो बीच वाला यानी दूसरा भाग ही है। किंतु बच्चों, यह प्रथम भाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका पाठ, क्योंकि जो प्रस्तावना प्रसंग है वो उसे पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि आप पाठ में किस विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना प्रसंग के बाद यह उद्देश्य तो समझ लीजिए कि पाठ की जान है। अगर उद्देश्य आपने ठीक से पढ़ा और समझ लिया तो आपको उद्देश्य के द्वारा ही यह पता चल जाएगा कि इस पाठ के द्वारा आप क्या सीखने वाले हैं या इस पाठ से आप क्या सीखेंगे, किन बातों पर आपको इस पाठ पढ़ते समय आपको ध्यान देना है। विधा विशेष, आपको पता चलेगा कि ये पाठ की विधा क्या है। और कवि परिचय तो बहुत ही विशेष रूप से आपको इसको ध्यान देकर पढ़ना है, क्योंकि आपको परीक्षा में भी कवि परिचय का प्रश्न कंपलसरी आता है। छात्रों के लिए सूचनाएं, छात्रों के लिए सूचनाएं भी बहुत ही ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्योंकि स्पेशली जब वहाँ पर लिखा गया है कि ये सूचनाएं छात्रों के लिए है, मतलब छात्रों को अवश्य रूप से वो सूचना पढ़नी है, समझनी है, तभी उनको पता चलेगा कि आगे पाठ में उन्हें किस तरह जाना है, पाठ किस तरह पढ़ना है, पाठ के शब्दों को, कठिन शब्दों को किस तरह रेखांकित करना है, मुख्य बिंदुओं को किस तरह समझना है। यह सब प्रक्रिया साथ में चलेगी छात्रों के लिए सूचनाएं अगर आप पढ़ेंगे तो। अंत में विषय प्रवेश, जैसे कि नाम से ही हमको पता चल जाता है, विषय प्रवेश यानी कि पाठ के
विषय में हम प्रवेश करने वाले हैं। पाठ का विषय क्या है उसके बारे में संक्षिप्त हिंट जैसे बोलते हैं हम, वो हमको इस विषय प्रवेश से मिल जाएगा। तो यह प्रथम भाग पढ़ते समय आपको किन बातों पर ध्यान देना है, आइए अब हम देखेंगे। देखिए बच्चों, पहले तो अध्यापक द्वारा किए गए वाचन को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अध्यापक जब भी वाचन करेंगे, जिस विषय का प्रस्तावना प्रसंग हो, विधा हो, उद्देश्य कथन हो, सभी का आप उद्देश्य का भी सब अंश का वाचन ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सुनने के बाद शुद्ध उच्चारण के साथ व्यक्तिगत वाचन करेंगे। इससे क्या होगा, यदि आपने अध्यापक द्वारा किया गया वाचन ध्यानपूर्वक सुना है, तो जब आप व्यक्तिगत वाचन करेंगे तो आपका उच्चारण बहुत ही शुद्ध रहेगा। इसके बाद आप वही अंश मौन वाचन करते हुए मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहले अध्यापक द्वारा दिया गया वाचन ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर उसी अंश का आप व्यक्तिगत वाचन करेंगे, फिर उसी अंश का मौन वाचन करते हुए मुख्य बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे। तब आपको विषय अच्छा से समझ आएगा। इसके बाद समूह में चर्चा करते हुए पाठ्यांश को समझेंगे, यानी जो भी अंश आपने पढ़ा है उसको समूह में चर्चा करेंगे और समझेंगे। और स्पेशली बार बार मैं कह रही हूँ कि कवि और लेखक परिचय भी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि 4 अंक के लिए ही आपके प्रश्न पत्र में दिया जाता है। उद्देश्य कथन और बाकी के जो प्रथम भाग के अंश है उसे भी ध्यानपूर्वक ही पढ़िए। पढ़कर समझेंगे तो आपको पाठ समझने में आसानी रहेगी। तो यह था बच्चों पाठ का प्रथम भाग। ठीक कहा आपने। जैसे आपने बताया कि अध्यापक वाचन, मौन वाचन, व्यक्तिगत वाचन, समूह में चर्चा, लेखक और कवि परिचय, विषय प्रवेश, ये पाठ की जान होती है। तो हम इसी क्रम को आगे रखेंगे। तो चलिए किरण जी से मैं पूछना चाहूँगी कि पाठ का दूसरा भाग क्या होता है और पाठ के दूसरे भाग पर हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। किरण जी। धन्यवाद नंदिनी मैडम। बच्चों, अभी कविता मैडम ने विस्तार पूर्वक आपको पाठ के प्रथम भाग के बारे में बताया है कि किस तरह आपको प्रस्तावना प्रसंग पर ध्यान देना चाहिए। उद्देश्य तो उन्होंने कह दिया है कि यदि आप इसे आसानी से समझ लेंगे तो आपको पाठ पढ़ने में आसानी होगी। साथ ही उन्होंने आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि कवि या लेखक परिचय पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न हैं। 4 के 4 अंक मिलेंगे यदि आप 12 पाठ के, यानी जितने भी पाठ में आपको कवि या लेखक परिचय दिए गए हैं, यदि आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको 4 के 4 अंक आपके पक्के होते जाएंगे। यानी जैसे जैसे आप एक एक पाठ पढ़ते जाएंगे, आप कवि और लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपको 4 अंक परीक्षा के लिए मिल जाएंगे बच्चों। तो इस बात को कविता मैडम ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं पाठ के दूसरे भाग की ओर। तो बच्चों, पाठ का दूसरा भाग मैंने आपको बताया था, याद है ना आपको क्या है पाठ का दूसरा भाग? जी बिल्कुल, आपकी पाठ की विषय वस्तु। जैसे मैंने आपको ईदगाह पाठ के बारे में बताया था कि ईदगाह पाठ की विषय वस्तु जो है वो कहानी है। तो जब आपको कहानी कैसे पढ़ना है, आपके मन में ये प्रश्न उठता है ना कि भाई कहानी कैसे पढ़ना है। तो पहले भाग में हमने आपको ये भी बताया था कि विषय प्रवेश वहाँ पर दिया गया है। विषय प्रवेश जब आप पढ़ते हैं बच्चों, तो विषय प्रवेश से ही आपको पता चल जाता है कि कहानी क्या है, क्योंकि 3-4 पंक्तियों में ही बड़े ही सुंदर तरीके से वहाँ ये प्रस्तुत किया गया है कि पाठ की विषय वस्तु क्या है।
पाठ की विषय वस्तु का सार क्या है। और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं बच्चों कि ये विषय प्रवेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इस विषय प्रवेश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसा है कि आपको इसकी तरफ बहुत कुछ ध्यान देना है, विषय प्रवेश पर भी ध्यान आपको आकर देना चाहिए। तो जब आप विषय प्रवेश पढ़ लेते हैं, आपको पाठ थोड़ा सा समझ में आ जाता है। जब आप पाठ में प्रवेश करते हैं, यानी पाठ में एंटर होते हैं आप, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको अपने अध्यापक द्वारा या अपने टीचर द्वारा किए गए वाचन को ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर आप टीचर के वाचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे बच्चों, तो आपको अधिकांश पाठ वहीं पर समझ में आ जाएगा। बहुत सारा पाठ टीचर का वाचन सुनते समय ही समझ में आ जाता है। और आप वाचन करते समय ध्यान दीजिए कि टीचर आपके किस तरह वाचन कर रहे हैं, उनका उच्चारण कैसा है, किस तरह वो विराम चिन्हों का पालन करते हुए वाचन कर रहे हैं। यदि आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए स्वयं व्यक्तिगत वाचन करेंगे, तो समझ लिए कि आपको 70% पाठ तो समझ में आ ही गया। यानी यहाँ पर अध्यापक द्वारा किए गए वाचन का सुनने के बाद और आपके द्वारा किए गए वाचन के बाद आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, जब ये पाठ की जो विषय वस्तु है, इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि आपको पहले जब आप व्यक्तिगत वाचन कर लेते हैं तो आपको मौन वाचन भी करना है। मौन वाचन यानी साइलेंट रीडिंग। आप जब साइलेंट रीडिंग करेंगे तो पाठ को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो पाठ जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं बच्चों, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं पाठ में जिनको आप समझ नहीं पाते, नए शब्द होते हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इन नए शब्दों को अंडरलाइन करना है। नए शब्दों को अंडरलाइन करेंगे तो क्या आपको शब्दों के अर्थ समझ में आ जाएंगे? नहीं ना। तो आपको इसके लिए डिक्शनरी यानी शब्दकोश का प्रयोग करना है। आप डिक्शनरीज का प्रयोग करेंगे, और जब आप डिक्शनरी का प्रयोग करेंगे तो आपको वहाँ पर शब्दों के अर्थ, नए शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो क्या करना है, आपके साथी हैं कक्षा में, किसी शब्द का अर्थ आपको नहीं आता है तो अपने साथी से पूछिए, समूह में चर्चा कीजिए, ग्रुप्स में बैठ जाइए, ग्रुप्स में इसके बारे में डिस्कशन कीजिए कि भाई इस शब्द का अर्थ क्या है। यदि वहाँ पर भी आपको शब्द का अर्थ नहीं आता है तो आपको शब्द का अर्थ कौन बताएगा बच्चों? आपके अध्यापक। वहाँ पर आप अपने अध्यापक से शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं। जब आप नए शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों, तो आपको यहाँ पर पाठ 80% यानी 80% तक आप समझ जाते हैं विषय वस्तु। अब आप उसके बाद पाठ पर चर्चा होती है। पाठ पर आप चर्चा करेंगे, क्लास में चर्चा करेंगे, अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे, अपने अध्यापक के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करते समय जो मुख्य बिंदु श्याम पट पर लिखे जाएंगे बच्चों, श्याम पट पर लिखे गए मुख्य बिंदुओं को आप अपनी पुस्तिकाओं में उतार लेंगे। क्यों उतारेंगे? क्योंकि जब आप इन मुख्य बिंदुओं को एलॉबरेट करते हैं, इनका विस्तार करते हैं, तो आपको लघु या दीर्घ प्रश्न लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। और एक फायदा ये भी होता है कि आप पाठ को अच्छी तरह समझ लेते हैं, क्योंकि मुख्य बिंदु आपके सामने श्याम पट पर रखे गए हैं, लिखे गए हैं। आप उन मुख्य बिंदुओं को देखते हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखते हैं, और लिखने के बाद आप उनको एलॉबरेट करते हैं। तो यहाँ पर ही आपका बहुत कुछ सामग्री आपकी तैयार हो जाती है, जिसे आप प्रश्न लिखते समय, प्रश्नों का उत्तर लिखते समय उनका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पाठ का जो द्वितीय भाग था, यानी विषय वस्तु जो थी पाठ की, आप समूह में चर्चा करके, अपने अध्यापक के साथ चर्चा करके कक्षा कक्ष में इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक पाठ को समझने के लिए लेखक या कवि परिचय के साथ साथ एक एक सीढ़ी के दूसरी सीढ़ी तक जाने के लिए जो प्रक्रिया आप दोनों ने बताई, बच्चों आप उस सबको ध्यानपूर्वक सुने, समझे। पठन, अभ्यास और वाचन के द्वारा ही आपने अभी बताया कि कैसे लघु प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखकर आप अपने अभ्यास को जारी रखें और पाठ को समझें। तो आइए अब हम पाठ के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। मैं कविता जी से पूछूंगी कि अर्थग्रहता प्रतिक्रिया
संबंधित इसका उद्देश्य क्या है, हमको बच्चों को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल। तो बच्चों, आपने उन्मुखीकरण अंश पढ़ा, उद्देश्य, विधा, विषय प्रवेश, साथ में पाठ पर तो बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो अब आपको यह जानना है कि आप पाठ पढ़कर कहाँ तक उसका उत्तर दे सकते हैं। इसके लिए कुछ शैक्षिक मापदंड यहाँ पर है हमारे पास, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता और भाषा की बात के रूप में दिए गए हैं। तो अर्थग्राह्यता के अंतर्गत आप देखिए, शब्द से ही आपको समझ आ जाएगा अर्थग्राह्यता, यानी आपने अर्थ ग्रहण किया है या नहीं, आप कुछ पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकते हैं या नहीं। यानी यदि आपने प्रस्तावना पाठ के प्रथम भाग का अर्थ ग्रहण सही किया, पाठ का भी अर्थ ग्रहण पूर्ण रूप से अच्छी तरह से किया, कठिन शब्दों के अर्थ जानते हुए, मुख्य बिंदु पहचानते हुए, मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हुए, अगर आपने उसको अर्थ ग्रहण अच्छा किया है तो ये प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको यही है कि कोई भी अंश पढ़कर समझने की क्षमता आप में होनी चाहिए, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो ये अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में सुनना बोलना पहला अभ्यास कार्य है। सुनना बोलना, सुनना यानी सुनकर समझना है। आपने जो भी अंश पाठ पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, उन्हें सुनकर समझकर बोलना है, यानी उत्तर देना है मौखिक रूप से। जैसे यहाँ पर किस तरह के प्रश्न हैं, देखिए, श्याम पट पर लिखा गया प्रश्न पढ़िए। यहाँ पर क्या करना है आपको, लिखा गया जो भी प्रश्न है हमारी अध्यापिका वो श्याम पट पर लिखेंगी, तो आपको वह प्रश्न पढ़ना है, पढ़कर प्रश्न समझना है और समझने के बाद, प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझने के बाद उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न है, कारण बताइए। वर्षा के, अगर अधिक वर्षा हो गई तो क्या होगा, अधिक हामिद के पास पैसे नहीं थे, उसका कारण क्या हो सकता है। इस तरह के प्रश्न वहाँ पर आएंगे। फिर वर्णन कीजिए, वर्षा के समय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। यदि आपने बरसते बादल पाठ पूरा पढ़ा है कविता और उसमें हर एक अंश को आपने समझा है तो इसका वर्णन आसानी से कर पाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंश यह है कि आपको चर्चा में भाग लेना है, आपको व्यक्तिगत वाचन करना है, आपको प्रत्येक यानी कक्षा के प्रत्येक कार्य में भागीदारी आपकी होनी चाहिए। यदि आपकी भागीदारी सही रहेगी कक्षा कक्ष में तो यह सब कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी प्रश्न दिया जाएगा उस पर आपको चर्चा करनी है कक्षा कक्ष में। आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जिसका प्रत्येक छात्र अपने विचार के साथ जोड़कर उत्तर देगा। कभी कभी यहाँ पर जैसे बरसते बादल पाठ है, अगर अध्यापिका ने आपसे पूछा है, अध्यापिका जी ने, कि आपको वर्षा अच्छी लगती है या नहीं। ज़रूरी नहीं है सभी को वर्षा का समय अच्छा लगता है, किसी किसी को लगता है कि वर्षा के समय बहुत कीचड़ हो जाता है रोड पर, तो वहाँ चलने की दिक्कत होती है। ऐसे सब उत्तर भी बच्चों के मन में आते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सुनना बोलना के अंतर्गत, जहाँ पर बच्चे पाठ के पढ़े गए अंश के साथ अपने विचार भी जोड़कर कहता है। तो ये पढ़े गए अंश के साथ विचार कब जोड़ पाएंगे आप, जब आप उस पढ़े गए अंश का अर्थ ग्रहण अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर जो अभ्यास कार्य में दिए गए हैं अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत जो प्रश्न सुनना बोलना के अंतर्गत, जैसे
घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब है ना वहां पर आपके पाठ में, झम झम मेघ बरसते हैं सावन के। तो यदि आपने उस पाठ पढ़ते समय चर्चा में ठीक से भाग लिया है तो आप आसानी से घने बादलों का वर्णन कर देंगे, क्योंकि पहले पद्यांश में भी है, तीसरे पद्यांश में भी वहाँ पर घने बादलों का वर्णन है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए आप, अपने प्रिय त्योहार के बारे में बताइए। यहाँ पर दूसरे पाठ में ईद के त्योहार के बारे में बताया गया है। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि अपने प्रिय त्योहार के बारे में बताइए कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, सब अपने अपने त्योहार मनाते हैं। तो यहाँ पर सभी तरह के बालक एक कक्षा में होते हैं, तो सबको अपने अपने त्योहार, प्रिय त्योहार के बारे में बताने का अवसर भी मिलेगा। और आप अपने घर में कौन सा त्योहार अच्छा से मनाते हैं या अपने घर में मनाया गया जो त्योहार आपको बहुत प्रिय लगता है, उस त्योहार के बारे में बच्चे यहाँ पर बताएंगे, यानी आप लोग यहाँ पर बताएंगे। यह हुआ सुनना बोलना से संबंधित। अब अगला है पढ़ना लिखना, यानी पढ़ना और लिखना। तो इससे संबंधित जो कार्य है, यह करते समय आपको फिर क्या करना है, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। बार बार देखिए यहाँ पर एक ही बात आ रही है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे आपको पहले समझना पड़ेगा। ये प्रश्न में क्या पूछा गया है, यह न हो कि प्रश्न आपने पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, लेकिन आपने उसका कोई एक शब्द पकड़ लिया और कुछ भी उत्तर दे दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से, उसे समझेंगे और फिर उत्तर देंगे। और बच्चों, ये पढ़ना लिखना से संबंधित जो प्रश्न है, इसके अधिकतर उत्तर आपको पाठ में ही मिल जाएंगे। यानी यदि आपने पाठ अच्छा से पढ़ा है, चर्चा में भाग लिया है और सामूहिक रूप से अपने दोस्तों के साथ पीर लर्निंग यानी सामूहिक चर्चा भी आपने की है, तो ये पढ़ो लिखो से, पढ़ना लिखना से संबंधित प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि समझ में आना चाहिए आपको ये पाठ पूरी तरह से। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठों में मिलेंगे। और एक बात और है यहाँ पर देखिए बच्चों, कि इसमें भाव से संबंधित पंक्तियाँ पहचानने के लिए, यदि कविता पाठ है तो भाव से संबंधित पंक्तियाँ पहचानने के लिए यहाँ पर दी गई है। और एक ये अंश दिया गया है जो अपठित है। अब अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में अपठित अंश यहाँ पर क्यों दिया गया होगा, यानी क्योंकि अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना है आपकी। तो आपने पाठ तो पढ़ा, चर्चा में भाग लिया, तो यह सब आपको समझ में आ गया, लेकिन आपकी क्षमता केवल पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं रहनी है। आपको पाठ्य पुस्तक से बाहर जो पुस्तकालय की पुस्तकें हैं वो सब भी पढ़ना, या और कोई समाचार पत्र में कहीं या टीवी में हिंदी न्यूज़ आपने देखी तो वो वहाँ पर भी उसको पढ़ना है या सुनकर समझने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर एक इस तरह का, अगर कविता पाठ है तो पद्यांश दिया गया है, यदि गद्य पाठ है तो गद्यांश वहाँ पर दिया गया है, जिसे पढ़ना है आपको, पढ़कर समझना है, समझकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कहीं कहीं आपको ये पढ़कर समझकर प्रश्न बनाने के लिए भी दिया गया है। तो इस तरह से अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत यदि आपको पढ़कर या सुनकर समझने की क्षमता का विकास हुआ है तो आप ये सब कुछ आसानी से कर सकते हैं, अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, और आपके प्रश्न पत्र में जो अपठित गद्यांश दिया जाता है उसका उत्तर भी आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अर्थ ग्रहण करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पाठ की रीडिंग अच्छी तरह करनी आनी चाहिए, और वो रीडिंग जो भी आपने किया है उसे समझना चाहिए। जो शब्द भी, यानी आपको कैसी आदत बनानी चाहिए, जैसे किरण मैडम ने बताया था
कि आपको यदि कोई पढ़ते समय कोई कठिन शब्द लगा तो शब्दकोश देखने का या अपने फ्रेंड से पूछने का, यानी प्रश्न किसी तरह से उसका अर्थ ज्ञात करने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसी आदत आप बना लीजिए कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें यदि कोई शब्द आपको समझ नहीं आया है तो आप उसका अर्थ जानकर ही रहेंगे, उसे इसी तरह खाली नहीं छोड़ेंगे कि अरे मुझे शब्द समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। नहीं, आपको शब्द का अर्थ किसी तरह भी जानना है। तो अगर इस तरह से आप अर्थ जानते हुए पढ़ेंगे तो आगे आगे आपकी हिंदी भाषा का भी विकास होगा और आप सब कुछ आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने सविस्तार रूप से अर्थग्रहता प्रतिक्रिया के अंतर्गत LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों अंशों पर पढ़े गए अंशों पर अर्थ ग्रहण करके प्रतिक्रिया लिखने वाली बातों को कविता जी ने बताया। बच्चों, उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, और जब तक आप पाठ्यांश को अर्थपूर्ण रूप से जब तक नहीं पढ़ेंगे या उस पर देखेंगे नहीं, तब तक आप प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों प्रक्रिया हमारे शिक्षण की प्रक्रिया में जारी रहेगी। तो आगे बढ़ेंगे इसी के दूसरे अंश पर, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। तो पाठ के इसमें बताया गया कि तीसरे भाग के अंतर्गत अभिव्यक्ति सृजनात्मकता को कैसे विभाजित किया जाता है और बच्चों से कैसे किन बातों पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए, मैं किरण मैडम से पूछूंगी। जी बिल्कुल। बच्चों, अभी तक आपने बहुत कुछ जान लिया है कि पाठ्य पुस्तक में क्या क्या चीज़ें दी गई है, कौन कौन से अंश दिए गए हैं। यानी आप अभ्यास कार्य में पहुँचे हैं और अभ्यास कार्य तक आते आते आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। यानी आपने बहुत बातों पर आपने अपनी बातचीत भी कर ली है, आपने अपठित पद्यांश या गद्यांश जो भी दिया गया उसे पढ़ भी लिया है। कविता मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह आपको बताया है कि गद्यांश कैसे पढ़ना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। शब्दों के अर्थ ज़्यादा मायने रखते हैं, वो भी बात उन्होंने बताई कि यदि गद्यांश या पद्यांश पढ़ते समय शब्दों के अर्थ नहीं आते हैं तो उसे पूछने से आप पीछे मत हटिए, हेजिटेट मत होइए। आप अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से डिक्शनरी का सहारा लेकर पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत अब हमारा दूसरा जो शैक्षिक मापदंड है, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत बच्चों आपको पता ही है कि स्वरचना के प्रश्न हैं, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं और प्रशंसा के प्रश्न हैं। तो जो स्वरचना के प्रश्न हैं बच्चों, ये लघु प्रश्न हैं। यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए अभिव्यक्ति सृजनात्मकता जो दिया गया है, इसमें अंश जो है ये आपका लघु प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और जो ई है वो सृजनात्मक अभिव्यक्ति का प्रश्न रहेगा और साथ में ई है वो प्रशंसा का प्रश्न रहेगा। यानी अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में आपको 4 तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। अब बात यह है कि आप इन 4 प्रश्नों का अभ्यास कैसे करेंगे। ये तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप इन प्रश्नों का अभ्यास कैसे करेंगे। तो इन प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए भी जैसे मैडम ने आपको बताया है, कविता मैडम ने, कि सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझना है। जब तक आप प्रश्न समझेंगे नहीं तब तक उत्तर लिख नहीं पाएंगे। और प्रश्न आप पढ़कर ही समझेंगे, चाहे आपने किताब में पढ़ा हो, चाहे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखे प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़कर समझिए और फिर उसका उत्तर लिखिए। तो उत्तर लिखने के लिए मैंने आपको पाठ के दूसरे भाग के समय भी बताया था कि इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए मुख्य बिंदु आपके लिए बहुत बड़ा सहारा है। यानी आप जो श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदु लिखे जाते हैं, आप प्रश्न जो पढ़ेंगे उसके बाद आपको हो सकता है कि आपके टीचर आपको समूह में बांट दे, ग्रुप्स में बांट दे कि भाई आपको अलग अलग 3 ग्रुप बना दिए गए हैं और आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। जब तीनों ग्रुप अपने अपने समूह में चर्चा करके प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से लिखेंगे, आप लिखने के बाद आपके टीचर यदि उसके मुख्य बिंदु श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। लेकिन
सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको प्रश्न का उत्तर लिखते समय विषय को समझना जरूरी है। जैसे मैडम ने आपको बताया था, वो तो सुनने और बोलने का प्रश्न था कि घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपने इसको कक्षा में बोल दिया अपने शब्दों में। यदि कभी ऐसा हुआ कि भाई घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, यानी लिखिए, अपने शब्दों में इसके बारे में लिखिए, अगर कभी पूछा जाता है या आपके कक्षा में अध्यापक इसके बारे में अभ्यास करवाते हैं, तो वहां पर आप यदि वर्षा के बारे में वर्णन करेंगे बच्चों, क्योंकि बादल और वर्षा दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों विषय एक दूसरे से संबंधित है, तो वहां पर आपके विषय समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है। यानी आपको वहां पर बादल किस रंग के होते हैं, बादल कैसे गरजते हैं, और बादलों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, इन बातों का वर्णन आपको वहां पर करना है। यानी आपको विषय को अच्छी तरह समझना है। विषय को समझकर आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। स्वरचना के लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, इनमें आप इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। और साथ ही साथ जब आप प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे बच्चों, तो आप लिखते समय आप थोड़ा उच्चारण करते हुए यदि आप लिखेंगे तो आपकी वर्तनी की त्रुटियां थोड़ी कम होगी। मेरे हिसाब से स्पेलिंग मिस्टेक्स, जिसे हम कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपके बहुत कुछ कम हो सकते हैं। साथ ही साथ आप लिखते समय छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग कीजिए। अधिकतर ज़्यादातर हार्ड वर्ड्स या भाई क्लिष्ट वाक्य, यानी जिसे आप कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस का प्रयोग कम करें। सरल छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस का आप प्रयोग करते जाएंगे तो आपका उत्तर अच्छा बनता जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए स्वरचना के प्रश्नों में। जैसे आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है बच्चों, आपको कौन सा लोकगीत पसंद है और क्यों। और एक बात डिफरेंस आप देखिए, मैडम ने आपको बताया, कविता मैडम ने, कि जो प्रश्न अर्थगृह्यता प्रतिक्रिया में दिए जाते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको सीधे से पाठ में मिलते हैं, गद्यांश और पद्यांश अपठित को छोड़कर। सीधे से आपको, अगर पाठ्य पुस्तक आप पाठ आप अच्छी तरह पढ़ते हैं तो आपको वहां पर उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन स्वरचना के प्रश्नों के पूरे उत्तर आपको पाठ में नहीं मिलते हैं, आपको इनके उत्तर अपने शब्दों में लिखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कौन सा लोकगीत पसंद है और क्यों, तो आपको कौन सा लोकगीत पसंद है ये तो पाठ में कहीं दिया नहीं गया है। पाठ पढ़ने के बाद आपको समझकर ये लिखना है कि आपको कौन सा लोकगीत पसंद है और क्यों पसंद है। भाई आपको तेलंगाना का लोकगीत पसंद है, तो आप तेलंगाना के लोकगीत क्यों पसंद करते हैं, आप इसका कारण क्या है, आपको वहां पर लिखना है। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि रहीम के दोहे नैतिक गुणों के विकास में सहायक है, कैसे। आपने नीति दोहे पाठ जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि रहीम के दोहे नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। तो आप उन दोहों के आधार पर उस पाठ में निहित भावनाओं को आप अपने उत्तर में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये बात बताना आवश्यक समझती हूँ बच्चों में आपको, कि जब आप स्वरचना के प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो आपको किसकी सहायता मिलती है। एक तो आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए मुख्य बिंदुओं की सहायता मिलती है, और दूसरा जब आपने पाठ को समझा है, पाठ की चर्चा में भाग लिया है, आपको उसकी सहायता लेकर स्वरचना के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये बात तो हुई अ और आ की, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अ और आ दिया गया है इसकी बात हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ई पर, यानी सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रश्नों पर। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के जो प्रश्न है बच्चों, नाम से ही विदित है, यानी नाम से ही आपको पता चलता है कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सृजन की बात होती है, यानी कुछ सृजन करना पड़ता है आपको। सृजन का अर्थ क्या है बच्चों, कुछ अपने तरफ से क्रिएट करना। तो आप क्या क्रिएट करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी विधाएं दी गई है। ये जो प्रश्न है बच्चों, सभी यानी सभी पाठों में ई का जो प्रश्न है वो विधाओं से संबंधित प्रश्न है। जैसे हमने अभी बताया था आपको कि बरसते बादल पाठ है, इसकी विधा क्या है, कविता विधा है। ईदगाह पाठ है, इसकी विधा क्या है, कहानी विधा है। यानी आपका हर पाठ ही एक विधा को लिए हुए है। फिर इस पाठ में आपको एक विधा से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आपको इस प्रश्न के अंतर्गत विधा का सृजन करना है, यानी क्रिएशन ऑफ डिस्कोर्स जिसे कहा जाता है। आपको एक डिस्कोर्स को यहाँ पर क्रिएट करना है। ये डिस्कोर्स किसी भी रूप में हो सकता है, निबंध,
पत्र लेखन, नारे, पोस्टर, विज्ञापन, संवाद, ये सारी विधाएं जो हैं, करपत्र, सूचना लेखन, डायरी, प्रश्नावली का निर्माण है, जीवनी है, आत्मकथा है, कविता सृजन है और कहानी सृजन। तो ये इतनी विधाएं जो हैं आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है एक पाठ के अंतर्गत अभिव्यक्ति सृजनात्मकता अभ्यास में। तो आपको इन विधाओं को कैसे लिखना है, आपके अध्यापक आपको वहाँ पर गाइडेंस करते हैं कि आपको विधाओं को कैसे लिखना है। जैसे पत्र लेखन कैसे लिखना है, इस पर कक्षा में चर्चा की जाएगी। चर्चा करने के बाद आप इस विधा का सृजन करेंगे। तो आपके प्रश्न किस तरह, आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है, 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जल संरक्षण विषय पर नारे लिखिए। यदि जल संरक्षण विषय पर आपको नारे लिखना है तो नारे लिखते समय आप किन बातों पर ध्यान देंगे बच्चों? नारे लिखते समय आपको किन बातों पर ध्यान रखना है? नारे लिखते समय आपको कि किस तरह आपको वाक्य लिखने हैं, वाक्य में लयबद्धता को देखना है, आपको तुकांत शब्दों को देखना है, तुकांत शब्द आपको लिखने हैं। तो आप ये प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में भी। तो इन प्रश्नों के लिए आपको, इन प्रश्नों का अभ्यास करवाने के लिए ही आपको पाठ्य पुस्तक में ये सारी विधाएं दी गई है। तो आप नारे लिखते समय तुकांत शब्दों पर ध्यान देंगे, लयबद्धता पर ध्यान देंगे, छोटे छोटे नारे बनाएंगे आप। ऐसे ही अन्य विधा का भी आप सृजन करेंगे। तो केवल यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर जल संरक्षण कहा है, और भी कई विषय हो सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, स्वच्छ भारत पर आप कई, उस पर देशभक्ति पर नारे लिख सकते हैं, पक्षी संरक्षण पर लिख सकते हैं, पेड़ संरक्षण पर, यानी आप अन्य विषयों पर भी नारों का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों, हिंदी का महत्व विषय पर निबंध लिखिए। यानी निबंध आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं एसे राइटिंग के नाम से, और आप तेलुगु में भी निबंध पढ़ते हैं व्यासम जो आपको दिया जाता है। तो बच्चों ये जो निबंध होता है आपको पता है कि किस तरह लिखना है। तो आप निबंध कई विषयों पर, जो वर्तमान विषय चल रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस पे भी बहुत सारे विषयों पर आप निबंध लिखकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन बातों पर ध्यान देना है कि जो भी चीज़ लिखी जाए आप ध्यान देते हुए लिखिए कि जहाँ तक हो सके आप स्पेलिंग्स पर ध्यान दीजिए, आप आपके वाक्य निर्माण, सेंटेंस मेकिंग पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप सरल वाक्यों का, सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग ज़्यादा करें तो आपकी वहाँ पर मिस्टेक्स कम होगी। तो इस प्रकार ये अभिव्यक्ति सृजनात्मकता जो है, इसमें स्वरचना, सृजनात्मक अभिव्यक्ति और प्रशंसा भी है। तो प्रशंसा का जो प्रश्न है बच्चों, ये ई के अंतर्गत प्रशंसा का प्रश्न दिया गया है। ये प्रशंसा यानी क्या होता है बच्चों? अप्रिसिएशन, या जिसे आप कहते हैं अप्रेजल। ये अप्रेजल का प्रश्न या अप्रिसिएशन का प्रश्न क्यों दिया गया? जी हाँ बच्चों, क्योंकि हम जो विषय हमारी पाठ्य पुस्तक में है, इनके महत्व को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पाठ्य पुस्तक के जो भी पाठ हैं ये किसी न किसी थीम पर आधारित हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि रहीम के दोहों से नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो रहीम के दोहों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ईदगाह पाठ में कई भावनाएं दर्शाई गई है। इन भावनाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन भावनाओं के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। इसीलिए यह प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में भी आपको वहाँ पर अपना प्रस्तुतिकरण करना है। तो इसके लिए आपको प्रश्न अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, इस प्रश्न पर भी चर्चा करनी है, और अध्यापक जो सूचनाएं आपको कक्ष में यानी क्लासरूम में देते हैं उनका पालन आपको करना है। उदाहरण के लिए 2 प्रश्न प्रशंसा के अंतर्गत दिए गए हैं बच्चों। नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ आप पढ़ते हैं या पढ़ेंगे आगे, तो उसमें जो भी है नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, नदियां हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। एक तरफ से आप ये नदियों की प्रशंसा कर रहे हैं, नदियों का महत्व बताकर। दूसरा प्रश्न है कर्म की श्रेष्ठता के बारे में बताइए। कण कण के अधिकारी पाठ में आपको कर्म की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है कि मेहनत करने वालों को हमेशा सबसे आगे रखना चाहिए। तो कर्म श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, भाग्य और कर्म में कौन श्रेष्ठ है, तो कर्म का महत्व कैसा है, इस बारे में आपको यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करना है, प्रशंसा। तो इस तरह आपको स्वरचना, लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत विभिन्न विधाओं का और प्रशंसा के प्रश्नों का अभ्यास बच्चों आपको करना है।
बिल्कुल सही कहा आपने। 4 अंश, हर पार्ट एक थीमेटिकल उसमें है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक विषय से संबंधित ही है। तो आपने 4 विषयों को बताया, लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न, सृजन और प्रशंसा वाला। बच्चों, जिन जिन बातों का यहाँ पे बताया गया उनका भी आप पालन करें और सरल से सरल वाक्यों में लिखें और वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में देकर आप आपका अभ्यास करते रहेंगे तो आप अपने इस अभिव्यक्ति सृजनात्मकता शैक्षिक मापदंड में आप खरे उतरेंगे। आइए अब हम इस पाठ के तीसरे भाग के अंतर्गत भाषा की बात और व्याकरणांश के संबंधित पर मैं कविता मैडम से कहूँगी कि इस पर कुछ कैसे करने चाहिए और किन किन बातों का बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। जी मैडम, तो बच्चों अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि प्रस्तावना अंश से लेकर पाठ के अंत तक आप जिस तरह पढ़ेंगे, जिस तरह अर्थ ग्रहण करेंगे, जिस तरह पाठ को समझेंगे, उसके आधार पर ही आप इस अभ्यास कार्य को करने में सक्षम होंगे, चाहे वो अर्थग्रहता प्रतिक्रिया से संबंधित हो, चाहे वो अभिव्यक्ति सृजनात्मकता से संबंधित हो। अब आई बात व्याकरण अंश की, तो यह भी पाठ के आधार पर ही आप सीख पाएंगे। यानी जैसे जैसे आप पाठ पढ़ेंगे उसमें जो भी शब्द व्याकरण से संबंधित आया है, आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। शब्द भंडार के अंतर्गत अर्थ मैचिंग से शुरू हुआ था आपका 7वीं कक्षा में, लेकिन यहाँ पर जब आप पाठ पढ़ेंगे तो मैंने पहले भी बताया कि प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हुए आपको पाठ समझना है। यदि आप इस तरह से पाठ की तैयारी करेंगे, पाठ पढ़ेंगे, तो आपको यह अभ्यास कार्य करने में बहुत ही आसानी होगी। अब आपके पाठ के अभ्यास कार्य का अंतिम भाग है भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत शब्द भंडार और व्याकरण अंश से संबंधित विभिन्न प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, वाक्य प्रयोग, पद परिचय, वचन, लिंग, वाच्य, संधि, समास, काल आदि अंश यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको विभिन्न पाठों में ये सब चीज़ें अलग अलग रूप में यहाँ पर दी गई है। ऐसे नहीं कि पूरे हर एक पाठ में ये समझ दिए गए हैं, ऐसे नहीं है। हाँ, पर्यायवाची शब्द हर पाठ में दिए गए हैं, क्योंकि आपको हर पाठ में कहीं ना कहीं कठिन शब्द मिलेंगे और उसके अर्थ समझना आपको आवश्यक है। तो पर्यायवाची शब्द आपको हर पाठ में मिलेंगे। अब इस अभ्यास कार्य को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, पढ़कर प्रश्न समझना है और फिर उसका उत्तर लिखना है। इसमें मैंने यह भी बताया था कि कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। समानार्थी, विलोमार्थी, पुनरुक्ति, बेमेल, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, मुहावरे का अर्थ, काल से संबंधित, वाक्य भेद से संबंधित, संधि, समास, वाक्य के प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपको क्या रहेगा आपका प्रश्न कि समानार्थी लिखिए। अब जब तक आपको इस समानार्थी शब्द का अर्थ नहीं पता होगा तब तक आपको यह भी नहीं पता रहेगा कि वहाँ आपको क्या लिखना है। जब तक आपको ये विलोम शब्द क्या होते हैं इसका अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो आपको नहीं पता रहेगा कि विलोमार्थी मतलब आपको वहाँ पर क्या लिखना है। यदि विलोम शब्द का आपने अर्थ लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो गया। विलोम का अर्थ क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स। तो आपको ये जो प्रत्येक प्रश्न जो दिए गए हैं
आपके अभ्यास कार्य में भाषा की बात के अंतर्गत जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसके जो ये मेन शब्द है, मुख्य शब्द समानार्थी, विलोमार्थी, पुनरुक्ति, 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 पुनः उक्ति। तो यहाँ पर पुनः एक ही शब्द 2 बार आने वाले शब्द, पुनरुक्ति। बेमेल, बेमेल, हमारे पास एक शब्द आया बेसमझ, तो यहाँ पर हमने बेमेल शब्द दिए हैं। बेमेल यानी मेल नहीं खाने वाले। जो 4 शब्दों में सबसे अलग शब्द है वह हुआ बेमेल शब्द। उपसर्ग, यानी कि आपको पता रहना चाहिए कि उपसर्ग शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द के आरंभ में लगा जाता है वह उपसर्ग है। प्रत्यय क्या है? जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं। लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन। यानी ये शब्द पढ़ते ही, प्रश्न पढ़ते ही आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ मुझे क्या उत्तर लिखना है। और इसकी तैयारी कैसे होगी? पाठ के अंतर्गत, यानी जहाँ भी आप पाठ पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ऐसे शब्द मिलेंगे। और जब यह भाषा की बात से संबंधित अभ्यास कार्य आप करेंगे तो आपको उस पाठ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो आपने पढ़ा है कि हाँ ये पाठ में यहाँ पर ये शब्द आया था, इसका अर्थ इस पंक्ति में ये था, तो अगर विलोमार्थ लिखना है तो इसका उल्टा मुझे लिखना पड़ेगा। पुनरुक्ति, ये शब्द यहाँ पर पाठ में आए थे, इसे पुनरुक्ति कहा जाता है। हमारी अध्यापक जी ने इस बारे में चर्चा की थी। अधिकतर आपके जो शिक्षक हैं वो आपको इससे संबंधित उदाहरण भी देंगे, लेकिन शर्त यह है कि जब भी टीचर आपको ये सब बातें बताती हैं तब आप ध्यानपूर्वक उन सब बातों को सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि यह सब समझने की बातें हैं कि समानार्थी क्या है, विलोमार्थी क्या है, पुनरुक्ति क्या है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी और तेलुगु में अक्सर एक ही शब्द होते हैं। तद्भव शब्द यानी संस्कृत के शब्दों को हिंदी में बदलकर जो आसान भाषा में हम उपयोग में लाते हैं। देशज, विदेशी शब्द क्या है, मुहावरे क्या है। आपके पाठ में बीच बीच में मुहावरे आते हैं। जो भी पाठ आप पढ़ते हैं उसमें बीच बीच में यानी पाठ्यांश में ही मुहावरे भी आते हैं वाक्य के बीच में। तब आप उन मुहावरों पर ध्यान दीजिए, उनका अर्थ समझिए, उनकी प्रकृति को समझिए। तब आप ये मुहावरे का अर्थ समझ पाएंगे कि किस तरह ये मुहावरे होते हैं। वाच्य समझिए, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने प्रकार हैं, ये सब बातें आपको जाननी पड़ेगी। और जब ये बातें चर्चा करते हैं अध्यापक जी आपके कक्षा में, तब इसमें पूर्ण रूप से आपको सहभागी बनना पड़ेगा, उसमें भाग लेना पड़ेगा। और अध्यापिका जी जब इस बारे में आपसे प्रश्न पूछती हैं तब उसका उत्तर देने का प्रयत्न भी करना पड़ेगा। यदि प्रश्न पूछते समय उसका उत्तर आपको नहीं आता तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। चर्चा के समय तब आप क्या करेंगे, आपके सहपाठी या अध्यापक अध्यापिका जी आपको जो उसका उत्तर बताते हैं उस पर ध्यान देंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और यदि तब भी वो समझ नहीं आया तो तब का तब आप आपके शिक्षक से वो प्रश्न फिर से पूछेंगे और आपके शिक्षक तो आपको ज़रूर वो प्रश्न फिर से और आसानी से समझा देंगे। इसीलिए आपका यह बात ज़रूरी है। देखिए, प्रश्न पूछना पाठ पढ़ते समय, उद्देश्य पढ़ते समय, पाठ का प्रथम भाग पढ़ते समय, पाठ का मध्य भाग, द्वितीय भाग पढ़ते समय और फिर अभ्यास कार्य के समय भी यदि प्रश्न पढ़कर वो समझ नहीं आया है आपको, तो फिर वहाँ पर भी आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन यदि अभ्यास कार्य के समय आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि समानार्थी क्या है, तत्सम क्या है, तद्भव, पहली बार आपको जब ये अभ्यास कार्य अध्यापिका जी करवाएंगी तब वो उदाहरण के साथ शुरू करेंगी आपका। यदि उदाहरण के साथ शुरू करते समय आपने उसे सही रूप से समझ लिया तो आप ये अभ्यास कार्य सही से कर पाएंगे। तो बच्चों,
ये भाषा की बात के अंतर्गत जो भी अभ्यास कार्य आप कर रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक पहले समझिए, प्रश्न समझिए, फिर उसका उत्तर लिखिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले शब्द भंडार और व्याकरण अंश को जान लेना चाहिए। वो भाषा की जान है। जब तक वो नहीं समझेंगे तो एक भाषा को संपूर्ण रूप से लिखने के लिए उनको बहुत सी दिक्कतें आती है। चलिए इस क्रम को हम जारी रखेंगे और मैं किरण जी से पूछूंगी कि हमारे इस 10वीं कक्षा में 4 उपवाचक पाठ दिए गए हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे और इसका भी हम किन बातों पर ध्यान देंगे, संक्षिप्त रूप में बताइए किरण। हाँ जी, बिल्कुल नंदिनी जी, समय का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त रूप में ही बताऊंगी मैं। बच्चों को वैसे पता है कि 4 उपवाचक पाठ हैं। उपवाचक पाठ कौन कौन से हैं बच्चों? आपको मालूम है कि शांति की राह में, हम सब एक हैं, अपने स्कूल को एक उपहार और अनोखा उपाय। 4 पाठ है ना बच्चों आपके पास। इन चारों पाठों का अभ्यास आपको करना है। उपवाचक पाठ अच्छे से पढ़ना है, आपको स्वयं भी पढ़ना है। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक पाठ नहीं समझेंगे। उपवाचक पाठ आपको ही पढ़ना है, पढ़कर समझना है और कक्षा में भी चर्चा करनी है आपको। क्यों करनी है? क्योंकि आपको इसमें से पठित गद्यांश दिया जाता है परीक्षा में और आपको इसका अभ्यास करना है। इसके लिए आपको पाठ अच्छी तरह से समझना है, एक एक अनुच्छेद में से प्रश्न बनाने हैं और प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ज़्यादा पाठ नहीं है ना बच्चों, केवल 4 पाठ है। 4 पाठ का अभ्यास अच्छी तरह से कर लीजिए। परीक्षा में 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। यानी आप ये 4 उपवाचक पाठों के गद्यांशों का अभ्यास अच्छी तरह से कीजिए। हर गद्यांश को अच्छी तरह से समझिए, प्रश्न बनाइए, उत्तर लिखिए। आपके टीचर आपको प्रश्न बनाकर देते हैं तो आप प्रश्न पढ़कर समझकर उत्तर लिखिए। तो इस तरह आप अपने उपवाचक पाठों का अभ्यास कीजिए, तब आप पूरे के पूरे अंक भी ला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक अध्यापक के मार्गदर्शन से आप उपवाचक पाठों को भी आप समझेंगे, जानेंगे, उन प्रश्नों के भी उत्तर लिखने का आप प्रयास करेंगे। अब अभ्यास दीपिका पर भी मैं कुछ जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे विभाग ने बच्चों की सहूलियत के लिए एक अभ्यास दीपिका का निर्माण किया है, जिसके अंतर्गत बच्चों आपकी सुविधा हेतु कुछ प्रश्नों को दिया गया है। तो मैं कविता जी से कहूँगी कि समय को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त रूप में चंद बातें साझा कीजिए। जी बिल्कुल। तो बच्चों, जैसे पाठ्य पुस्तक आप पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद यदि आप इस अभ्यास पुस्तिका को पढ़ेंगे तो देखिए इस मनोरेखा चित्रण में ही आपका पूरा पाठ आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हुआ पाठ की विधा कि यह एक कविता पाठ है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी इसके कवि हैं। इस पाठ में किस बारे में, विषय क्या है? वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर बादल, वर्षा की बूंदों और बिजली का वर्णन किया गया है। प्राणियों की प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया है, यानी वर्षा के समय प्रसन्न होकर प्राणी किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह से यदि अभ्यास पुस्तिका का ये मनोरेखा चित्रण आप पाठ को ध्यान में रखते हुए इसके एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पूरा पाठ का सारांश छिपा है। इसे पढ़ने से आपको पूरा पाठ क्या है, पाठ का सारांश आपको समझ में आ जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर फिर से पाठ का सारांश दिया गया है। मनोरेखा चित्रण देखने के बाद, ध्यान से पढ़ने के बाद आप इस पाठ के सारांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने पर उत्तर देने में आसानी होगी। लेकिन शर्त एक ही है बच्चों कि इस पाठ्य पुस्तक में आपको हर चीज़ समझने का है। हर जो भी पाठ्यांश, जो भी अंश आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ ग्रहण आपको होना चाहिए। यदि आप कोई भी अंश, चाहे वो पाठ्य पुस्तक हो चाहे अभ्यास दीपिका, उसको अर्थ ग्रहण करे बिना केवल उसको रीडिंग करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
तो अभ्यास दीपिका बहुत ही सहायक है आपको समझने में। देखिए, इस मनोरेखा चित्रण में ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आप पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यासकारी के प्रश्न हैं, जो स्वरचना से संबंधित प्रश्न है, उसे साइड में रखिए और इस मनोरेखा चित्रण को एक साइड रखिए। आप वो प्रश्न पढ़िए, उसका उत्तर यहाँ पर ढूंढिए, आपको बराबर उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से ये अभ्यास दीपिका बच्चों के लिए बहुत ही सहायक है। साथ में इसमें व्याकरण अंश भी दिए गए हैं, विधा से संबंधित विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। प्रत्येक पाठ के अंत में एक विधा दी गई है और उसे एक्सप्लेन भी किया गया है कि किस तरह से उस विधा को लिखना है। तो इस तरह से ये अभ्यास दीपिका आपको समझने में, पाठ्यांश को समझने में और फिर आपकी तैयारी करने में बहुत ही सहायक रहेगी। तो आप समय समय पर पाठ के साथ साथ इस अभ्यास दीपिका को भी खोलकर पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए। खूब प्रश्न पूछिए, खूब अर्थ ग्रहण कीजिए और हर एक कठिन शब्द का अर्थ समझिए, ताकि आप पाठ्य पुस्तक ही नहीं, बाहर भी कहीं भी कुछ हिंदी पढ़ेंगे तो उसे समझकर आसानी से अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। धन्यवाद कविता जी। आज की इस सार्थक चर्चा द्वारा हमने जाना कि 10वीं कक्षा के पाठ के मुख्य बिंदु और प्रश्नोत्तर कैसे लिखे, खंड प्रश्नों को भी हम किस तरह से ध्यान दें और शब्दों के उत्तर, भाषा की बात और पाठ की संरचना, तीनों अंशों पर हमने ध्यान दिया। और बच्चों, आप नियमित अभ्यास करते रहेंगे और समय प्रबंधन के साथ अपना कार्य करते रहेंगे तो हिंदी को आप आसानी से सीखेंगे। तो नियमित अभ्यास करते रहे, सकारात्मक सोच के साथ, सक्रिय भागीदारी के साथ कक्षा कक्ष में अपना सही भागीदारी देंगे तो हिंदी सीखने के लिए आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हमारे बीच जो उपस्थित विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं विभाग की ओर से आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर आज की सार्थक चर्चा को बनाया। तो मैं सभी को विभाग की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।